नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जूलॉजी की एक और क्लास में। इससे पहले मैं आपकी एक और क्लास ले चुका हूं जिसमें हमने बात करी थी जूलॉजी के परिचय के बारे में और हमने थोड़ी चर्चा करी थी आपके सिलेबस के ऊपर भी कि कैसे हम क्या आगे किस तरीके से आपके चैप्टर्स को लेके चलेंगे और किस तरीके से हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो फिर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्मदर्शी तथा कोशिका की खोज की। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों, अगर आपने पुरानी वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है जिसमें मैंने सिलेबस के ऊपर चर्चा करी थी और जूलॉजी का परिचय दिया था, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई हुई है, या तो फिर यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो वाली वीडियो बड़े आराम से देख सकते हैं। तो बिना किसी रुकावट के सीधा अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज को जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और कोशिका की खोज कैसे हुई थी। तो आपको जान के काफ़ी आश्चर्य होगा दोस्तों कि जो पहला सूक्ष्मदर्शी था वो एक पिता और पुत्र ने खोजा था। काफ़ी आश्चर्य वाली बात है कि एक बाप बेटे ने एक चीज़ की खोज करी है। तो सूक्ष्मदर्शी जो पहला सूक्ष्मदर्शी था उसकी खोज किसने करी थी? उनका नाम था दोस्तों जेड जॉनसन और एच जॉनसन, जिसमें से जेड का मतलब है जैकेरियस और एच का मतलब है हैंस। ठीक है, तो इसमें पुत्र कौन थे? जेड जॉनसन पुत्र थे और पिता थे आपके एच जॉनसन। तो पिता पुत्र ने सबसे पहले क्या खोज करी थी? सूक्ष्मदर्शी की खोज करी थी। अब दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत क्यों पड़ती है ये बात भी आप समझिए। अब जैसे मान लीजिए जो मनुष्य की आंख होती है, जो मानव की जो आंख है, वो केवल और केवल 0.1 मिमी से जो बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी वस्तुएं होती हैं, केवल उन्हीं चीज को देख सकती है। अब जैसे मान लो कोई एक चीज है या कोई वस्तु है जो 0.1 मिमी से कम है या 100 माइक्रोन से कम है, ठीक है, तो आप कैसे देख सकते हैं अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी ही नहीं होगा? तो उसी की वजह से फिर ये सब चीजें ही क्या जरूरत पड़ी सूक्ष्मदर्शी की खोज के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम जो सूक्ष्मदर्शी था वो किसके द्वारा खोजा गया है? वो जेड जॉनसन और एच जॉनसन के द्वारा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि प्रथम सूक्ष्मदर्शी किसने खोजा था, और फिर इसके आगे चल के और भी कई सूक्ष्मदर्शी खोजे गए हैं जिनके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। तो ये फोटो है उस सूक्ष्मदर्शी की जो खोजा गया था जॉनसन मतलब पिता और पुत्र के द्वारा। तो फिर आगे देख लेते हैं। तो अगर बात करें, एक चीज आपको पहले मैं बता देता हूँ सूक्ष्मदर्शी के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि जो पहले सूक्ष्मदर्शी थे, जैसे जो पहली बार जो सूक्ष्मदर्शी खोजा गया उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें सुधार किया गया, उसका लेंस बदला गया, फिर और भी उसमें सुधार किए गए, तब जाके और बेहतर सूक्ष्मदर्शी बनाए गए। तो लेकिन तब एक कमी रह जाती थी कि क्या कि उनकी आवर्धन क्षमता काफी कम होती थी। अब आवर्धन क्षमता का शब्द यहाँ पे आ ही गया है तो ये भी जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे लिखा है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब है एक सामान्य आंख के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किसी उपकरण द्वारा जितना बढ़ाया जा सकता है उसे उस उपकरण की आवर्धन क्षमता या फिर मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो ऐसे आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक कोई ये वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि डिब्बा है। अगर आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आंखें में बना देता हूँ, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं तो आपको इतनी बड़ी ये दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, एक सूक्ष्मदर्शी का सहारा लिया। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी है ये, ठीक, इसकी मदद से आप देख रहे हैं तो ये आपको इतनी बड़ी दिखाई पड़ रही है, मतलब दोगुनी तिगुनी दिखाई पड़ रही है। तो इसने क्या किया है, अब जब आप इस सूक्ष्मदर्शी से इस वस्तु को देखेंगे तो यह 3 या 4 गुना अधिक बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक है, मतलब यह 3 या 4 गुना इसकी आवर्धन क्षमता है। वैसे आप अगर अपनी नग्न आंखों से देख रहे थे या फिर केवल अपनी आंखों से देख रहे थे तो कितनी दिखाई पड़ती थी? इतनी बड़ी। लेकिन आज सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके इसको देख रहे हैं तो ये इतनी बड़ी दिखाई पड़ रही है। तो इसी को बोलते हैं आवर्धन क्षमता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आवर्धन क्षमता का मतलब पता चल गया होगा, क्योंकि काफी जगह अभी इसका इस्तेमाल भी होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बार क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वो किसने खोजा था और उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो ये होती है, कुछ ज्यादा खास नहीं होती, पहले इस्तेमाल होते थे लेकिन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जमाना आ चुका है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1500 से 2000 गुना ये चीज को बड़ा कर देती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज इतनी बड़ी होगी लेकिन आप उस सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो बहुत बड़ी आपको दिखाई पड़ेगी, 2000 गुना बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। फिर ऐसे ही एक और सूक्ष्मदर्शी है जिसके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। अगर आप आगे चल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं यूपी कैटेट की, तो यूपी कैटेट में होगा क्या कि 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट नोट भी करा दिया है
कि सबसे पहले उसकी खोज किसने करी थी? नाल और रस्का ने करी थी। नाल और रस्का ने किस सन में खोज करी थी? तो 1932 में। और फिर जैसा ही माइक्रोस्कोप की खोज होने लगी, या मतलब सूक्ष्मदर्शी की खोज होने लगी, वैसे ही कोशिका विज्ञान के दरवाजे खुलने लगे। अब कोशिका विज्ञान को दोस्तों, जैसे जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं, ऐसे ही कोशिका विज्ञान को हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, कोशिका विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी आवर्धन क्षमता आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए कितनी ज्यादा है, 1 लाख से 2 लाख गुना ज्यादा। सोचिए आप कितनी से कितनी सूक्ष्म चीजें देख सकते हैं इससे। मतलब अभी आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था तो उसमें कितनी थी? केवल 1500 से या फिर 2000 गुना तक। वहीं बात करें अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, तो इसमें कितनी आवर्धन क्षमता है? 1 लाख से 2 लाख गुना। समझिए, सोचिए, आप आपकी सोच से भी परे हो सकती है ये। फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है दोस्तों कोशिका की खोज। अब देखिए, अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं होता तो आज कोशिका की खोज भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो कोशिका होती है वो इतनी छोटी होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे आपने मकान देखा होगा, मकान बनता है ढेर सारी ईंटों से। अब अगर जितना बड़ा आप मकान बनवाएंगे उसमें उतनी सारी ही ईंटें लगेंगी। ऐसे ही कोशिका जो होती है वो इकाई होती है आपके शरीर की। जैसे आपका शरीर है, मानव शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से, बहुत सारी का मतलब ये नहीं कि 100-200, लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी और किसने करी थी, और क्या कौन कौन से बीच में वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा। तो पहले देख लेते हैं। तो कोशिका की अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों रॉबर्ट हुक। अब इन्होंने क्या किया उन दिनों पे, ये बात है 1665 ईस्वी की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया, ठीक है। इन्होंने वो पिता पुत्र वाला सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया, ठीक है। इन्होंने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब ये बहुत अच्छा सूक्ष्मदर्शी तो नहीं था, लेकिन इन्होंने खुद का बनाया था तो इनको इस्तेमाल भी वही करना था। तो इन्होंने क्या किया, एक पेड़ था, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, इन्होंने इसकी एक छाल ले ली। छाल जैसे बाहर की जो पपड़ी जैसी होती है उसको छाल बोलते हैं हम लोग। अब अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। कार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल दोस्तों। अब जब इन्होंने उस छाल को अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो उनको कुछ ऐसा चित्र नजर आया जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको फोटो में दर्शाया है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े, कुछ बहुत ही सूक्ष्म, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू या सूक्ष्मदर्शी के थ्रू देखे जा सकते हैं, कुछ कोष्ठ उनको नजर आए। तो वो समझ तो नहीं पाए कि ये कोशिका है, लेकिन क्योंकि उनका सूक्ष्मदर्शी इतना अच्छा नहीं था। तब की बात है, कब की बात है आप देखिए, 1665 ईस्वी की बात है ये। तब इतने अच्छे सूक्ष्मदर्शी हुआ नहीं करते थे, इतने अच्छे लेंस नहीं हुआ करते थे। तो तब जैसा भी उनका सूक्ष्मदर्शी उन्होंने अपने आप बनाया था, उसे उन्होंने देखा पेड़ की छाल में देखा। आपको ये चीज याद रखनी, कहाँ देखा? पेड़ की छाल में। अब पेड़ की छाल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे कोष्ठ हैं, जैसे आप यहाँ पे बूंदी बूंदी देख पा रहे होंगे, ये कुछ कोष्ठ हैं। तो इन्होंने उस कोष्ठ को क्या नाम दे दिया? इन्होंने उस कोष्ठ को नाम दे दिया सेलुला, ठीक है। इन्होंने सीधे सेल नाम नहीं दिया, सेलुला। फिर कई साइंटिस्ट और हैं उनके बाद में, कई वैज्ञानिक, और उन्होंने इस पे अध्ययन किया। तो उन्होंने इस पे जब अध्ययन किया तब इसका नाम बदल के क्या रख दिया? इसका नाम बदल के रख दिया कोशिका, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल। अब इसके नोट्स भी आगे लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक, जैसा कि मैंने आपने बताया, उन्होंने अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, अपने द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर उन्होंने कॉर्क का मतलब मैंने आपको अभी बताया। कॉर्क का मतलब कि पेड़ की छाल। उन्होंने एक पेड़ की छाल ली, उसमें अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने उस पर देखा, तो उन्हें काफी छोटे छोटे से कोष्ठ दिखाई पड़े। उन कोष्ठ को उन्होंने एक नाम दे दिया, जिसका क्या नाम था? वो सेलुला नाम था उनका। उन्होंने सीधे इसको कोशिका नहीं बोला था, ये चीज याद रखिएगा। उन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था सेलुला। फिर कई और वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी इस पर अध्ययन किया। फिर बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कोशिका कर दिया गया, मतलब सेल, ठीक है दोस्तों। फिर अब कोशिका होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक उदाहरण दिया था कि एक मकान ढेर सारी ईंटों का बना होता है, वैसे ही मान लीजिए आपके शरीर में बहुत सारी अरबों कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे ईंट क्या है? एक मकान की इकाई है, वैसे ही कोशिका क्या है? आपके शरीर की इकाई है, ठीक है। अब लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय भी होते हैं, तो मतलब जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होगा। अब कुछ
कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब जिसको हम इंग्लिश में मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग का जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम लोग किस में आते हैं, हम लोग आते हैं बहुकोशिकीय में। वैसे ही लेकिन आपको जो पढ़ना है, आपको जैसे पढ़ना है इस बार आपके सिलेबस में है अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सब कैसे जीव हैं, ये सब हैं आपके एक कोशिकीय जीव, मतलब जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। तो मैंने आपको सेल के बारे में पूरा समझा दिया यहाँ पे कि कैसे क्या खोज करी गई थी। फिर उसके बाद की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट है दोस्तों, तो उन्होंने रॉबर्ट हुक की जो खोज थी उस पर अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया काफी। तो उन्होंने बताया कि जैसे एक कोशिका होती है, तो एक कोशिका अगर अपनी जीवित अवस्था में है तो क्यों जीवित है, इसका कारण उन्होंने पता लगाया। उन्होंने कहा कि एक कोशिका अगर जीवित है तो उसका मतलब उसके अंदर कोई जीवित पदार्थ मौजूद है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उस पदार्थ का नाम जीव द्रव्य था या प्रोटोप्लाज्म था, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि अगर एक कोशिका जीवित है तो उसके अंदर कोई ना कोई जीव पदार्थ जरूर मौजूद है। तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या था या उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, उन वैज्ञानिक का नाम था कार्टी। और ये बात उन्होंने किस सन में बताई, ये बताई उन्होंने 1772 में। और कोशिका की खोज कौन से सन में हुई थी, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, 1665 में हुई थी, क्योंकि बहुत ही कॉमन है आपका। और मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, जैसे जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं, ऐसे कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि जो हुक ने जो अपनी रॉबर्ट जो हुक थे जिन्होंने कोशिका की खोज करी थी, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कोशिका के बारे में बताया था, ठीक है। लेकिन वो कोशिका देख नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने सेलुलर नाम दे दिया था उसको। जब उस पेड़ की छाल में उन्होंने देखा था ना सूक्ष्मदर्शी से, तो उन्होंने सेलुलर नाम दे दिया था, लेकिन वो कोशिका तक पहुंच नहीं पाए थे, ठीक। फिर और भी वैज्ञानिक है, उन्होंने अध्ययन किया उसका। उसके बाद एक कार्टी वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला कि अगर एक कोशिका जीवित है मतलब उसके अंदर कोई ना कोई जीवित पदार्थ मौजूद है, तभी वो जीवित है। तो उन्होंने ऐसा बताया। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये जीवित पदार्थ था इसका नाम रख दिया सारकोड, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है कि सारकोड जो जीव द्रव्य था उसको सारकोड किसने कहा था, तो वो साइंटिस्ट का नाम था डुजार्डेन, फेलिक्स डुजार्डेन नाम था उनका, ठीक है। वैसे आप पहला नाम ना याद रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पीछे वाला नाम जरूर याद रखिए। जैसे हो गया हुक, ठीक है, ब्राउन, फिर ऐसे आ गया जैसे आपने अरस्तु याद कर रखा है, ठीक है, वैसे ही डुजार्डेन आप याद कर लेंगे यहाँ पे। तो जीव द्रव्य को सारकोड किसने कहा था, डुजार्डेन ने कहा था। अब कौन से सन में कहा था, ये बात है 1835 की, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुरकिंजे ने क्या कहा था, इन्होंने सारकोड को जीव द्रव्य नाम दिया था, जो कि आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जीव द्रव्य। फिर जो एक और साइंटिस्ट है, ह्यूगो वॉन माल नाम था उनका, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जीव द्रव्य के ऊपर अध्ययन किया और इसके बारे में बताया कि कैसे कैसे इसका कहाँ रोल है, क्या क्या इसके काम होते हैं, क्या क्या इसके कार्य और भी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब बताया। फिर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी बाकी रह गई है जीव द्रव्य से, वो है कि एक लाइन कही थी एक प्रोफेसर ने जिनका नाम था हक्सले, प्रोफेसर हक्सले। उन्होंने ये बात कही थी कि जीव द्रव्य जो है वो आपके जीवन का भौतिक आधार है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसा किसने कहा था, प्रोफेसर हक्सले ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार दोस्तों BHU में 2015 में। यही लाइन लिखी थी कि जीवन का भौतिक आधार किस जीव द्रव्य को माना जाता है, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा है। तो ऑप्शन दिए गए थे ढेर सारे, उसमें रॉबर्ट हुक का भी नाम था, क्योंकि वो कोशिका से संबंधित हैं, और हक्सले का भी नाम था। तो सही ऑप्शन आपका यही था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, और भी जो कोशिका के अंदर जैसे पादप कोशिका, वैसे तो ये सब आपको बॉटनी में आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे पूरा सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, और थैंक यू।